आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्नों का समावेश किए हैं जो विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं सासी से उपमा सूचक शब्द आया हुआ है और आपने विकल्प सी का चयन किया, उपमा अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है कि किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी। तो इसका जवाब हो जाएगा सबसे पहले जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव कहा जाता है, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसके लिए उसे क्या कहते हैं। तो इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा शाब्दी व्यंजना, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है आचार्य भरत मुनि को, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है, और विद्यालय का संधि विच्छेद अगर आपने विद्याधन आलय चुना है तो राइट आंसर है आपका। दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग का संधि विच्छेद अगर आपने उत धन योग चुना है, व्यंजन संधि का उदाहरण विकल्प ए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक, प्रत्येक, विकल्प बी चुना तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि शब्द धन अर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। क्षमा करें, इस संधि से बनने वाला शब्द क्या होगा। तो शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ बनेगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और सारे ही प्रश्न देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे यह केबीएस टीजीटी का प्रश्न था, इससे ऊपर टीजीटी का प्रश्न था, फिर टीजीटी 2011 का प्रश्न है कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद आपको बताना है विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास, विकल्प सी आपने चुना, राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो आप जानते हैं कि विसर्ग संधि में जो है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो सकता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है, मैगही मैथिली और भोजपुरी यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है वह रूप रचना के आधार पर किया गया है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। और भोजपुरी की उत्पत्ति आपने मागधी अपभ्रंश बताया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी खड़ी बोली का विकास होता है
सौर सेनी अपभ्रंश से, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ताले का पानी पताल गए बेटी पुरैन गई को मिलानी हो, गंगा जमुना बीच रेती परत हुए कैसे के रचौ बियाह रे, उक्त गीत किस बोली का है, तो यह अवधी का है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, तो निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति आपने सेलेक्ट कर लिया जटिलता से सरलता की ओर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्य दंडी, इस सूत्र से आप निकालेंगे अलंकार के लिए भामा, उपमा के लिए कालिदास और करुणा के लिए भवभूति, एको रसा करुणेय भवभूति का कथन है, तो इस हिसाब से विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वह अनुमानवाद है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंपू के दो भेद कौन से हैं, चंपू काव्य के दो भेद विरुद्धक और करम्भक हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, तो इसका जवाब आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा, काव्य संप्रदायों में सही विकास क्रम आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बेपथु कैसा अनुभाव है, तो बेपथु जो है यह सात्विक अनुभाव है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया, तो जवाब हो जाएगा इसका आचार्य वामन ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है, तो जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया, तो जवाब हो जाएगा रुय्यक ने, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस्य समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है कि काशिका है, काशिका पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की टीका है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया जागरण सुधार काल, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो जवाब इसमें आपका हो जाएगा विकल्प बी काव्यात्मकता। अगला प्रश्न है कि राजपूतियान की कथा कौन सी है इसमें, और आपने 35 का जवाब रंग में भंग चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया लक्ष्मण और उर्मिला के, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, और इस प्रश्न का जवाब अगर सेलेक्ट किया आपने खंड काव्य तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी राज थी, अब कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्मस्थल है, तो चिरगांव जन्मस्थली है मैथिली शरण गुप्त की, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कूट में सही कूट का चयन करना है। तो सूची मिलान हम लोग कर लेते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और इसके बाद जो है मृत्युंजय राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, और पथिक के रचनाकार हैं राय देवी प्रसाद पौन। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और क्षमा करें पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पौन की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो इसमें जो है आपका कूट बनेगा 3 1 3 1 के बाद 2, और उसके बाद पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है 4। विकल्प इसका 3 1 2 4 सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप चाहें तो पुनः देख सकते हैं इसको। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पौन, और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, और इसका जवाब अगर आपने मैथिली शरण गुप्त चुना सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता रही है, और इसका जवाब अगर आपने द्विवेदी युग चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते, और उत्तर में आपने मुकुटधर पांडे को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है, और मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प मैथिली शरण गुप्त सी को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो इसमें रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है नवम सर्ग तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इसमें कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है चोखे चौपदे तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि इसमें से कौन है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मैथिली शरण गुप्त चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, और उत्तर में आपने राष्ट्रीय भावना चुना। इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा भी दी थी। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में है।
अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किसी कवि में नहीं। यह कथन किसका है? तो क्षमा करें, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है, यह पूछा जा रहा है आपको। तो आप जानते हैं कि आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मिलता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसान कृति के रचनाकार कौन है? किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्घृत हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है जयद्रथ वध, विकल्प ए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब आपने चयनित किया मैथिली शरण गुप्त, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है और प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने चुना जयद्रथ वध, पंचवटी यशोधरा और विष्णुप्रिया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग के काव्य की विशेषता नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है स्वानुभूत के प्रत्यक्ष विवृत्ति, विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो नाटक जारी है यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान का प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छायावाद सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है? कामायनी से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? और जवाब में आपने सुमित्रा नंदन पंत चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? और उत्तर में अगर आपने 17 बताए हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया जयशंकर प्रसाद, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो यह निराला की पंक्तियां सरोज स्मृति से अवतरित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आंसू प्रसाद का खंड काव्य है, काव्य कला और अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह, यह सही है। लेकिन इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं, तो छायावाद के संदर्भ में कौन सी विशेषता हो सकती है? तो विशेषण विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश और मूर्ति विधान है। इतिवृत्त्यात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता रही है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया पल्लव, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।